एनार्को कैपिटलिज्म एक बहुत ही ज्यादा खराब और बकवास आइडिया, लेकिन सुर्खियों में है, यूपीएससी पूछ सकती है। देखो, कैपिटलिज्म जो है वो ये बोलता है सब कुछ मार्केट पे छोड़ दो, मार्केट डिसाइड करे क्या प्रोड्यूस करना है, क्या नहीं करना है, कितने रेट पे बेचना है, सरकार कम से कम इंटरफेयर करे मार्केट में। लेकिन एनार्को कैपिटलिज्म तो एक लेवल क्या यूं बोले 10-15 स्टेज ऊपर चला जाता है। एनार्को कैपिटलिज्म ये बोलता है स्टेट होना ही नहीं चाहिए, या तो स्टेट हो ही ना हो तो बिल्कुल नाम मात्र का हो। इवन लॉ एंड ऑर्डर जो है ना वो भी आप कॉम्पिटिटिंग कंपनीज को दे दो, मतलब लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी बिड लगनी चाहिए। जो प्राइवेट कंपनी ज्यादा अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड कर सके उसे टेंडर मिलना चाहिए किसी पर्टिकुलर एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। ज्यादातर काम जो स्टेट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं ना, जैसे कोर्ट्स वगैरह, वो भी प्राइवेट कंपनीज चलाएं, वो ज्यादा अच्छे से चलाएंगे क्योंकि सरकार नहीं चला पाती है, सरकार इनएफिशिएंट है। बहुत सारे क्रिटिक्स हैं, मतलब क्रिटिक्स ही हैं इस आइडिया के। इससे तो देखो, जैसे पुराने जमाने में फ्यूडल लॉर्ड्स नहीं हुआ करते थे, उसी प्रकार से कुछ वेल्दी सिटीजन्स आ जाएंगे, जैसे अदानी अंबानी है, हर चीज में वही बिड लगाएंगे कि हाँ पूरे देश का लॉ एंड ऑर्डर हम ही संभालेंगे, पूरे देश की कोर्ट्स हम ही संभालेंगे। जिसके पास पैसे हैं वो बिड लगाता जाएगा, वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता जाएगा, उसके पास तो पावर ही पावर, असली पावर तो पैसे वालों के पास में आ जाएगी। ये आइडिया देखो सुर्खियों में इसलिए आया, अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति बने हैं ना, जेवियर मिलेई, इन्होंने ये आइडिया दिया कि स्टेट को डिसबैंड कर दो और सारा काम प्राइवेट कंपनीज को दे दो। हालांकि इस आइडिया को कोई लेने वाला है नहीं, इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। कल को डिजास्टर आ गया कोई, जैसे अलग अलग देशों में कई बार फ्लड आ जाती है, भूकंप आ जाता है, स्टेट सारी सिचुएशन संभाल तो लेता है, उस समय सिचुएशन कौन संभालेगा, कैसे गवर्न किया जाएगा एरिया को। तो आइडिया के बारे में मैंने आपको बता दिया, सुर्खियों में है इसलिए। डिस्कशन स्टार्ट करें। आज की डेट है 13 दिसंबर। आज अच्छे आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल हिंदू का आज जीन एडिटिंग से संबंधित है, किस प्रकार से जीन एडिटिंग एक जबरदस्त गेम चेंजर है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट से संबंधित, फूड को प्रायोरिटी दी जाए या फ्यूल को। और सबसे लास्ट में आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक वर्कर्स की वेलफेयर से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले देखो, एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके थॉट्स को प्रोवोक करेगा, थॉट प्रोसेस बिल्ड करने में मदद करेगा। सपोज देखो, आप एक सेमी अर्बन डिस्ट्रिक्ट के डीएम हो, और जिस डिस्ट्रिक्ट के आप डीएम हो ना, वो रैपिड अर्बनाइजेशन फेस कर रहा है, तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है आपके डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ रही है, माइग्रेशन भी हो रहा है, जिस वजह से ना ट्रैफिक कंजेशन बढ़ता जा रहा है, जाम पे जाम लगता है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उतना है नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में आप चूंकि इस डिस्ट्रिक्ट के डीएम हो, आप कैसे ट्रैफिक कंजेशन को एड्रेस करोगे, कैसे इस समस्या से पार पाओगे, कौन से स्टेप्स आप उठाओगे, ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में। थोड़ा सोच के बोलते हैं ना, यूपीएससी एप्टीट्यूड देखती है आपके अंदर, मतलब डीएम बनने की क्वालिटीज हैं या नहीं। अभी से देखो, डीएम बन के सोचोगे तो एथिक्स में काफी फायदा होगा, इंटरव्यू में काफी फायदा होगा। तो बताइए इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, जीन एडिटिंग किस प्रकार से जबरदस्त गेम चेंजर है, न जाने कितने डिजीज को ठीक कर सकती है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बेसिक से शुरुआत करते हैं हम, बिल्कुल बेसिक से, ताकि जबरदस्त ढंग से आपको आर्टिकल समझ में आए। हमारी बॉडी में देखो करीबन 20 से लेके 25,000 के बीच में जीन्स होते हैं। काम क्या होता है इन जीन्स का हमारी बॉडीज में, ये ना एक प्रकार से इंस्ट्रक्शन मैनुअल का काम करते हैं, बताते हैं हमारी बॉडी में सेल्स को कब ग्रो करना है, कब अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना है, कैसे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। हर प्रकार की इंस्ट्रक्शंस ये हमारी बॉडी में मौजूद सेल्स को देते हैं। और ये सारा का सारा जेनेटिक कोड कहां पे मौजूद होता है, बॉडी के डीएनए में। अब आप ध्यान से सुनिएगा, कई बार दिक्कत पता क्या होती है, कुछ जीन्स जो इंस्ट्रक्शन देते हैं ना बॉडीज में, वो गड़बड़ी कर देते हैं। कुछ जीन्स में दिक्कत आ जाती है, जैसे कोई जीन है जिसका काम है बॉडी में हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करवाना। हीमोग्लोबिन क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन कैरी करता है, समझ गए। रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है हीमोग्लोबिन।
अब एक जीन को ना इंस्ट्रक्शन देना था हीमोग्लोबिन से संबंधित, लेकिन ना उस जीन में इंस्ट्रक्शन देते वक्त उस जीन ने क्या किया, टाइपिंग मिस्टेक कर दी। इंस्ट्रक्शन में ना ए के बजाय टी यूज हो गया। अब डीएनए कोड में देखो इन्हीं का तो सब खेल है। ए के बजाय टी यूज हो गया तो इसका मतलब गलत एमिनो एसिड का इस्तेमाल हुआ हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करने में। गलत एमिनो एसिड का इस्तेमाल हुआ तो हीमोग्लोबिन ठीक से प्रोड्यूस होगा नहीं, तो होगा क्या, डिजीज होगा एक, जिसका नाम है सिकल सेल डिजीज। समझ गए आप पूरा केस, कैसे जीन्स इंस्ट्रक्शन देते हैं और कई बार गलत इंस्ट्रक्शन देने की वजह से डिजीज हो जाते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और एग्जांपल देख लीजिए, कोई बात नहीं। जैसे देखो कैंसर होता है, मतलब भगवान किसी को भी ना करे, लेकिन कैंसर कैसे होता है, कोई जीन है, फॉर एग्जांपल P53 नाम का एक जीन है। इस जीन का फंक्शन ये था, हमारे देश में जो सेल खराब हो गए हैं, डिसफंक्शनल हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देना कि अपने आप को ना सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लो, खत्म कर लो अपने आप को। सेल की अंधाधुंध ग्रोथ है तो उसको रोकना, ये सारे काम हैं P53 जीन के। लेकिन देखो कई बार क्या होता है, कुछ लोगों में ना ये जीन टूट जाता है या फिर म्यूटेशन हो जाता है इस जीन में। कहने का मतलब है ये जीन जो इंस्ट्रक्शन दे रहा था ना, मान लीजिए उस पेपर में इंस्ट्रक्शन गायब हो गई या फिर इंस्ट्रक्शन चेंज हो गई अपने आप से, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट तो ये होगा कि जो खराब सेल्स हैं वो देखो सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं होंगे, सेल डिविजन्स बढ़ती जाएगी, तो बॉडी में ट्यूमर क्रिएट हो जाता है और जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। तो एक जीन में गड़बड़ी की वजह से बॉडी में कैंसर हो गया। तो बिल्कुल सिंपल और बेसिक भाषा में हम ये समझ गए कि जीन्स की गड़बड़ी की वजह से कैसे डिजीज हो जाते हैं। लेकिन अब देखो साइंस काफी एडवांस हो गई है, एक नई टेक्निक आई है, जीन एडिटिंग टेक्निक। इसमें क्या होता है, डीएनए में ना वो जीन्स जो गड़बड़ी कर रहा है, या तो उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया जाता है, या फिर देखो उस जीन के अंदर मौजूद जो कोड है उसको चेंज कर दिया जाता है, या तो पूरा जीन ही रिप्लेस कर दिया या फिर जीन के अंदर जो कोड मौजूद है उसको रिप्लेस कर दिया। ये सब होता है जीन एडिटिंग में। जीन एडिटिंग के बाद में जीन देखो सही इंस्ट्रक्शन देगा, बॉडी को सही इंस्ट्रक्शन देगा, तो फिर पहले जो डिजीज हो रहा था गलत इंस्ट्रक्शन की वजह से, जैसे सिकल सेल डिजीज मान लीजिए या फिर कैंसर मान लीजिए, वो तो फिर ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब वो जीन आ चुका है। फॉर एग्जांपल कैंसर के केस में जो सेल्स को इंस्ट्रक्शन देता है, जो खराब सेल्स है कि आप अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कीजिए, जो सेल्स को रिपेयर करता है, वो जीन पहले था नहीं लेकिन अब आ गया एडिटिंग के बाद में, तो यानी कैंसर ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका है। ये डीएनए है, जहां पे डीएनए के जिस हिस्से में गड़बड़ी है उस हिस्से को थोड़ा सा काटा कैंची से। ये क्रिस्पर जो है ना, एक प्रकार से इसे कैंची मान लीजिए, उस हिस्से को काटा और रिप्लेस कर दिया नए हिस्से से। ये तो हमने बेसिक की बात कर ली। अब देखो आज के आर्टिकल की तरफ आते हैं। दो बायोटेक कंपनीज हैं, एक लाइफजीनिया और दूसरी कंपनी है कैसजीवी। दोनों जो ये बायोटेक कंपनीज है ना, लाइफजीनिया और कैसजीवी, जीन एडिटिंग पे काम करती हैं। इन कंपनीज को ना यूएस और यूके की ड्रग रेगुलेटर्स ने अलाउ किया कि आप पेशेंट्स पे ये टेक्निक ट्राई कीजिए। देखो सिकल सेल डिजीज अगर किसी पेशेंट को हो जाता था ना इससे पहले, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता था। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, बोन मैरो ना बोन्स की कैविटीज में ना बिल्कुल सॉफ्ट स्पंज के रसगुल्ले जैसा ना टिश्यू होता है, जिसका काम होता है न्यू ब्लड को प्रोड्यूस करना और बॉडी के लिए इम्यून सेल्स को प्रोड्यूस करना। तो सिकल सेल डिजीज को ठीक करने के लिए ना ये एक ऑप्शन है जो अभी तक यूज होता है, काफी महंगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। यानी पेशेंट में ना बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, हेल्दी पर्सन का बोन मैरो लगा दिया जाता है। लेकिन देखो अब इन दोनों बायोटेक कंपनीज ने ना जीन एडिटिंग ट्राई की है कुछ पेशेंट्स के ऊपर, और वो ना रिजल्ट काफी अच्छे सामने आए हैं।
मतलब जीन एडिटिंग जब ट्राई की सिकल सेल डिजीज को एड्रेस करने के लिए, ठीक करने के लिए, तो ज़्यादातर पेशेंट्स ठीक हो गए। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट सामने आया है। जो लाइफ जीनिया कंपनी है, इन्होंने जो जीन एडिटिंग इस्तेमाल की ठीक करने के लिए सिकल सेल, उसमें तो इन्होंने देखो एक नया जीन डाल दिया सही इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि सही ढंग से आप हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करो। और कैस जीवी कंपनी, इन्होंने क्या किया, एक दूसरा जीन है पर्टिकुलर BCL11A। ये जीन क्या करता है, विलेन का काम करता है। ये ब्लड स्टेम सेल्स में ना फीटल हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन को रोक देता है। तो कैस जीवी जीन एडिटिंग कंपनी ने ना इस जीन को डिसेबल कर दिया अपनी जीन एडिटिंग टेक्निक में, ताकि ये रोके ना हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन को। मतलब कहने का ये है, दोनों ने अलग अलग टाइप की जीन एडिटिंग का इस्तेमाल किया। लाइफ जीनिया कंपनी ने एक हेल्दी जीन इंट्रोड्यूस कर दिया नया ही, ताकि अच्छे से इंस्ट्रक्शन दी जा सके हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करने के लिए। और कैस जीवी कंपनी ने उस जीन को डिसेबल कर दिया जो हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन को रोक रहा था। लेकिन दोनों ही केसेस में अच्छा रिजल्ट सामने आया। अब रिजल्ट क्या है, कितने पेशेंट ठीक हुए, ये सब आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रिजल्ट काफी अच्छा है, मतलब अच्छा लगा। अक्सर हम देखते हैं AI किस प्रकार से मानवता को नुकसान पहुंचा सकती है, साइंस खतरा है, लेकिन आज ये आर्टिकल देख के लग रहा है कि साइंस का इस्तेमाल वास्तव में डिजीज को ठीक करने के लिए कितना बढ़िया ढंग से हो सकता है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, लेकिन देखो ये टेक्निक अब धीरे धीरे हॉस्पिटल्स में आएगी, लेकिन सिर्फ अमीर लोग शुरुआत में इस टेक्निक को एक्सेस कर पाएंगे। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। और अभी तो देखो सिर्फ कुछ ही पेशेंट्स पे ट्राई किया गया है, 30 पेशेंट्स पे, 50 पेशेंट्स पे। हालांकि ज़्यादातर ठीक हो गए जिन पे ट्राई किया है, बट जब फुल फ्लेज बहुत बड़ा सैंपल साइज होगा तब पता लगेगा असली क्या कोई साइड इफेक्ट भी है, क्या कोई सेफ्टी को रिस्क भी है। ऐसा तो नहीं कि एक जीन को डिसेबल किया तो बाकी जीन पे कुछ असर पड़ा। मतलब समझ गए, एक जीन तो आपने नया डाल दिया, पता लगे बाकी जीन्स हिल गए हों, वो अपनी जगह से चले गए, तो फिर और साइड इफेक्ट हो जाएंगे, और डिसऑर्डर्स आ जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को भी देखना जरूरी है। कुल मिला के देखो ये गेम चेंजर है। आपकी क्या राय है इस जीन एडिटिंग टेक्निक पे, आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डिबेट से संबंधित है। फूड जरूरी है या फ्यूल? ऑफ कोर्स आप बोलोगे फूड जरूरी है, लेकिन एक बार डिबेट समझिए। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट आपको बताता हूं, उसके बाद बेसिक डिस्कस करेंगे। कंटेक्स्ट ये है, हमारे देश में ना अभी इस साल गन्ने की प्रोडक्शन कम हुई है, शुगर की कमी है। चूंकि शुगर की कमी है तो सरकार ने बोल दिया है जो शुगर केन यानी गन्ने का जूस है ना या फिर सिरप है, इसका इस्तेमाल ना किया जाए इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए। एक बार आप डेटा भी देख लीजिए सरकार ने यह फैसला क्यों लिया है। शुगर की प्रोडक्शन इस बार देखो काफी कम है। 2018-19 में ना शुगर की प्रोडक्शन हुई थी 143 लाख टन, और 2016-17 में सबसे कम 39.4 लाख टन। तो 2016-17 से लेकर देखो इस साल सबसे कम शुगर की प्रोडक्शन हुई है। डेटा तो नहीं दिया हुआ एग्जैक्टली कितना हुआ, कितना कम है, लेकिन सबसे कम इसी साल है 2016-17 के बाद से। तो सरकार को अनुमान यह है, हमने जो ये बैन लगाया है ना कि शुगर केन जूस और सिरप का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए, इससे 1.8 से लेकर 2 मिलियन टन शुगर जो है डोमेस्टिक मार्केट में आएगा। सबसे पहले तो देखो इथेनॉल से संबंधित बेसिक्स आप जान लीजिए। इथेनॉल के बारे में जानने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इथेनॉल को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, किन किन चीजों की सहायता से। इथेनॉल जिसे इथाइल अल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल, ड्रिंकिंग अल्कोहल या फिर सिंपली अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है जो वोलेटाइल है। देखो वोलेटाइल केमिकल कंपाउंड्स वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर आसानी से इवापोरेट हो जाते हैं, यानी गैस की फॉर्म में एमिट हो जाते हैं। फ्लेमेबल है, मतलब आसानी से आग लग जाती है, कलरलेस है, और थोड़ी सी गंध भी आती है, इथेनॉल से स्मेल आती है। कैसे प्रोड्यूस होता है? नेचुरली देखो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय ईस्ट की सहायता से इथेनॉल को प्रोड्यूस किया जा सकता है। ईस्ट जो कि माइक्रोब्स हैं,
फंगस की एक फॉर्म है। इनके द्वारा अगर शुगर की फर्मेंटेशन की जाती है तो बायो प्रोडक्ट निकलता है CO2 और इथेनॉल। इसके अलावा कुछ दूसरी पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस की सहायता से भी इसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसे इथाइलिन हाइड्रेशन। इसके बाद ये देखो एक साइको एक्टिव सब्सटेंस है। साइको एक्टिव सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं, और जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है तो मूड, परसेप्शन, बिहेवियर, इन सब में बदलाव आता है। जैसे देखो अल्कोहल, शराब पी के क्या होता है वही समझ लीजिए। इसे मेडिसिनल एप्लीकेशंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है एज एन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक का मतलब ये होता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करना, और डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय करना। नेक्स्ट पॉइंट, इथेनॉल को एज ए फ्यूल सोर्स भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और सबसे लास्ट में इसे केमिकल सॉल्वेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है कुछ दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस में। तो ये हमने इथेनॉल के बारे में कुछ बेसिक्स डिस्कस किए। इसके बाद अब हम इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में क्या होता है, इथेनॉल को ऐड किया जाता है कुछ दूसरे रेलेवेंट फ्यूल्स में, फॉर एग्जांपल पेट्रोल में, ताकि उस फ्यूल को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके। जैसे देखो ये पेट्रोल है, पेट्रोल में अगर इथेनॉल ऐड किया जाता है ना तो ये होगा इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। इसके फायदा क्या होंगे, मतलब पेट्रोल में अगर इथेनॉल ऐड किया जाता है तो क्या फायदे होंगे। फायदे देखो होंगे, चूंकि इथेनॉल में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इससे पेट्रोल जो है वो कंप्लीटली बर्न हो जाता है, मतलब पूरी तरह से पेट्रोल का यूटिलाइजेशन हो जाता है। और जब फ्यूल पूरी तरह से यूज हो जाता है तो एमिशन काफी कम होता है। तो एक तो जो फ्यूल है वो टोटली यूटिलाइज हो गया एफिशिएंटली, दूसरा एमिशन भी कम हुआ, ये दूसरा फायदा है, एमिशन कम हुआ, पेट्रोल पूरी तरह से यूटिलाइज हो गया। तीसरा, पेट्रोल यूज भी तो कम हुआ ना, क्योंकि हमने उसमें इथेनॉल ऐड कर दिया। अब 1 लीटर में आपने 15% तो इथेनॉल ही डाल दिया, तो पेट्रोल तो कम यूज हुआ ना। और पेट्रोल, डीजल, ये जिन क्रूड ऑयल से बनते हैं, और क्रूड ऑयल हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारी जो डिपेंडेंसी है वो सॉरी दूसरे देशों पे है क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए, तो हमारी डिपेंडेंसी भी कम होती है इथेनॉल ब्लेंडिंग की सहायता से। ये एक बार आप प्रोसेस देख लीजिए पूरी। इथेनॉल प्राप्त होता है काफ़ी सारी क्रॉप से, जैसे शुगर केन या फिर दूसरे फूड ग्रेन से। इनकी फर्मेंटेशन होती है तो इथेनॉल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बायो प्रोडक्ट मिलते हैं। प्यूरिफिकेशन के बाद प्योर इथेनॉल मिलता है, जिसका ब्लेंडिंग की जाती है दूसरे फ्यूल्स के साथ, फॉर एग्जांपल पेट्रोल। उसे ले जाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है पेट्रोल स्टेशंस पर, और पेट्रोल की जगह पेट्रोल स्टेशन पर मिलता है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, जो कि ज़्यादा एफिशिएंट है और कम एमिशन इससे होता है। इसके बाद आप देख लीजिए इथेनॉल कौन कौन सी चीज़ों की सहायता से प्रोड्यूस किया जा सकता है। जो फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल है वो देखो प्रोड्यूस किया जा सकता है ऑयल क्रॉप्स, कॉर्न, व्हीट, शुगर केन, इन सब चीज़ों की सहायता से। सेकेंड जनरेशन नॉन एडिबल बायोमास की सहायता से प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे वुड है, लकड़ी है, घास है, जो फसल काट दी जाती है, बचा हुआ स्टबल होता है। हम अक्सर बात करते हैं ना, किसान स्टबल बर्निंग ना करें, इसके लिए ये प्रोविजन होना चाहिए कि उस स्टबल को किसान बेच दें किसी इथेनॉल फैक्ट्री को। नेक्स्ट, थर्ड जनरेशन इथेनॉल प्रोड्यूस किया जा सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सहायता से, जैसे माइक्रो एल्गी हैं। फोर्थ जनरेशन इथेनॉल प्रोड्यूस किया जा सकता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की सहायता से। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया गया है, उनकी सहायता से फोर्थ जनरेशन। इसके बाद देखो हम इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के ना टारगेट्स जानते हैं। प्रोग्राम सरकार ने ये स्टार्ट कर दिया था जनवरी 2003 में। टारगेट ये रखा था 2025-26 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट हम अचीव कर लेंगे। यानी मार्केट में जो भी पेट्रोल बिकेगा ना, उसमें अगर 800 ml पेट्रोल होगा तो 200 ml इथेनॉल होगा 1 लीटर पेट्रोल में। करंट स्टेटस देखो इस टारगेट का ये है, 12% इथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल का टारगेट हम अचीव कर चुके हैं। पिछले साल नवंबर-अक्टूबर की ये बात है, अब तो बल्कि सरकार ने इस साल 15% का टारगेट रखा है कि इस साल के खत्म होने तक
15% इथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल का टारगेट हम अचीव करेंगे। इसके बाद अगर एडवांटेजेस की बात करें, ईबीपी के एडवांटेजेस तो हमने पहले भी डिस्कस किए। ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होगा। जब देखो इथेनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड किया जाता है तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होता है बाय 44 to 52%। इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम होगी। अगर देखो हमने E20 का टारगेट अचीव कर लिया ना, 20% इथेनॉल ब्लेंडेड विद पेट्रोल, तो ऑयल इंपोर्ट पे हम बहुत पैसा खर्च करते हैं, 45,000 करोड़ रुपए हम सेव कर रहे होंगे। चूंकि देखो ज्यादातर देश ने टारगेट रखा है कि 2050 के आसपास हम नेट जीरो कार्बन का टारगेट अचीव कर लेंगे, मतलब जितना कार्बन एटमॉस्फेयर में एमिट होगा उतना ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो नेट रिजल्ट क्या निकलेगा, जीरो कार्बन एमिशन। तो उस लिहाज से देखें बायोफ्यूल का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। बायोफ्यूल्स के मामले में ना काफी ग्रोथ देखने को मिलेगी 2050 आते आते। इथेनॉल की मार्केट जो 2022 में 99.06 बिलियन डॉलर्स की है, 2032 आते आते 162.12 बिलियन डॉलर्स को पार कर जाएगी। यह हमारे देश की इथेनॉल मार्केट की हमने बात नहीं की, ग्लोबल मार्केट की बात की है, पूरे वर्ल्ड में इथेनॉल की मार्केट। तो इस प्रकार से अभी तक तो देखो हमने इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लिया। फायदे ही फायदे नजर आ रहे हैं, नुकसान तो अभी तक कोई नजर आया नहीं। लेकिन देखो आज के इस आर्टिकल में राइटर नुकसान की बात करते हैं इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम से। मतलब राइटर कहते हैं ज्यादा जल्दबाजी सरकार को नहीं करनी चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों बोलते हैं राइटर? देखो वैसे तो हमने डिस्कस किया इथेनॉल जो है वो शुगर केन और दूसरे फूड ग्रेन से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन हमारे देश में फिलहाल ज्यादातर जो इथेनॉल है वो शुगर केन से ही प्राप्त किया जाता है। तो अगर सरकार ने टारगेट को और ज्यादा एम्बिशियस बनाया है, 2025 रखा है सरकार ने टारगेट, तो मतलब शुगर केन की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि इथेनॉल प्राप्त करने के लिए ज्यादा शुगर केन चाहिएगा, तो शुगर केन की डिमांड बढ़ेगी और फार्मर्स ज्यादा शुगर केन उगाएंगे। अब देखो शुगर केन को उगाने में ना पानी ज्यादा यूज होता है, तो शुगर केन को ज्यादा उगाया जाएगा तो देश के जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो और ज्यादा डिप्लीट होंगे। कई बार क्रॉप पैटर्न में दिक्कत आ जाती है, जैसे अभी किसान जो हैं वो वाटर की अवेलेबिलिटी और सोइल टाइप के हिसाब से फसल उगाते हैं, जैसे वीट राइस, राइस छोड़िए वीट मान लीजिए। लेकिन फार्मर्स को लगने लगा कि शुगर केन की डिमांड ज्यादा है, ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो जहां पे फार्मर्स वीट उगाते थे, गेहूं उगाते थे, वहां पे ट्यूबवेल लगा के ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज करके वो शुगर केन उगाना स्टार्ट कर देंगे। तो क्रॉप पैटर्न बिगड़ जाएगा, वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट होंगे, बहुत सारे नुकसान होंगे अगर बिना सोचे समझे सरकार इस प्रकार से जल्दबाजी में इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को प्रमोट करती है। और देखो क्रॉप पैटर्न अगर गड़बड़ाता है, मान लीजिए जहां पे लोग राइस उगाते थे वहां पे अब शुगर केन उगाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तो इन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जैसे राइस इत्यादि की अवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगी। मतलब दूसरी फूड क्रॉप्स पर प्रेशर आएगा अगर शुगर केन की डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी। वैसे सरकार ने बोला तो है हम ग्रेन डिस्टिलेशन यूनिट्स इस्टेब्लिश करेंगे ताकि शुगर केन के बजाय दूसरे फूड ग्रेन्स से भी इथेनॉल प्राप्त किया जा सके। लेकिन देखो ग्रेन डिस्टिलेशन यूनिट्स इस्टेब्लिश करने में वक्त लगेगा, रातों रात ये नहीं हो सकता। कुछ और पॉइंट्स देखिए वे फॉरवर्ड में जो आप आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे फूड क्रॉप्स को प्रायोरिटी दी जाए फ्यूल के बजाय, इसलिए ना इथेनॉल वेस्ट से प्रोड्यूस होना चाहिए, वाटर इंटेंसिव क्रॉप से नहीं प्रोड्यूस होना चाहिए। इथेनॉल प्रोड्यूस करना जरूरी है, लेकिन किससे आप प्रोड्यूस कर रहे हो ना, वो आप सोच समझ के डिसाइड कीजिए। अभी जो हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट है वो देखो ज्यादा फूड बेस्ड फीड स्टॉक पे फोकस करता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी देखो ज्यादातर जो इथेनॉल ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो ट्रक और दूसरे रोड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लेकिन ये महंगा पड़ता है। इसके लिए देखो फेरी सर्विस वगैरह का यूज किया जाना चाहिए, जहां पॉसिबल हो उससे इथेनॉल को ट्रांसपोर्ट करना रिलेटिवली सस्ता पड़ेगा। एक और दिक्कत है, अभी देखो सरकार क्या करती है, पीडीएस के लिए तो कई बार टूटा हुआ राइस भेजती है गरीब जनता को बांटने के लिए फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, लेकिन जो ये इथेनॉल प्रोड्यूस करने वाली डिस्टिलरीज है ना, वहां पे कंप्लीट बढ़िया वाला राइस भेज देती है और वो भी आधे दामों में। ये तो गलत बात है ना। ये तो वही बात हो गई कि आप यार गरीब जनता को जो अनाज देना चाहिए उसे प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, बल्कि सब्सिडी दे रहे हो
कि डिस्टिलरीज को आधे दाम में राइस मिले और वो इससे इथेनॉल प्रोड्यूस करें। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिस्कस किए जिन्हें आप आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हो। अब चलते हैं आगे। इसके बाद देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक जबरदस्त आर्टिकल है डोमेस्टिक वर्कर्स से संबंधित। परसों हमने न्यूज डिस्कस की थी दिल दहलाने वाली। गुड़गांव में 14 साल की एक बच्ची जो डोमेस्टिक हेल्प के तौर पे काम कर रही थी, लेकिन जो एम्प्लॉयर थे वो काफी अत्याचार कर रहे थे उस बच्ची के साथ। खाना देते दिन में सिर्फ एक बार, बेसमेंट में बांध के रखा जाता था। जब वो फैमिली बाहर जाती मारा पीटा जाता था, कुत्ते से कटवाया, न जाने कितने जुल्म किए गए। तो आज ओवरऑल डोमेस्टिक वर्कर्स से संबंधित हम ये आर्टिकल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डोमेस्टिक वर्कर्स कौन होते हैं? डोमेस्टिक वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जो घर के काम में मदद करते हैं। आप बोलोगे कभी कभार तो देखो हम भी घर का काम कर देते हैं, तो क्या हम डोमेस्टिक वर्कर्स हैं? इसका आंसर है नो। यहां पर देखो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होना जरूरी है। मतलब वो वर्कर्स जिनको पैसा मिलता है घर के काम में मदद करने के लिए। कुछ शरारती बच्चे फिर से क्वेश्चन पूछेंगे, कभी कभार तो बचपन में हमें भी पैसे मिल जाते थे घर का काम करने के लिए। वो प्यार है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि डोमेस्टिक वर्कर्स के साथ वो प्यार नहीं दिखता। पहले आप आंकड़ा देख लीजिए, डेटा देख लीजिए, आंसर्स में इनको यूज कर सकते हो। टोटल डोमेस्टिक वर्कर्स देखो देश में है 48 लैक्स, 4.8 मिलियन। इसके बाद नंबर ऑफ फीमेल डोमेस्टिक वर्कर्स कितने हैं? 2.9 मिलियन। मतलब कि टोटल डोमेस्टिक वर्कर्स अगर 4.8 मिलियन है ना, तो 4.8 में से 2.9 तो फीमेल वर्कर्स हैं। और हमारे देश में टोटल महिलाओं को जितना एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है ना, उसमें से 3.5% महिलाओं को तो डोमेस्टिक वर्क में काम मिला हुआ है। अगर देखो इंडस्ट्री के मामले में देखें तो तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी इंडस्ट्री है डोमेस्टिक वर्क की, जहां पे वर्कर्स को सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। ज्यादा डोमेस्टिक वर्कर्स अर्बन एरियाज में काम करते हैं, वहीं पे पर कैपिटा इनकम ज्यादा होती है लोगों की। तो 66% डोमेस्टिक वर्कर्स अर्बन एरियाज में काम करते हैं। और पिछले 10 सालों में डोमेस्टिक वर्कर्स की जो संख्या है वो 75% इंक्रीज हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स क्या क्या चैलेंज फेस करते हैं। चैलेंज तो देखो अपरंपार हैं। माया, कामिनी, शीतल, सीमा जैसी महिलाएं बहुत सारे चैलेंजेस फेस करती हैं। सुबह 6 बजे से स्टार्ट होना, देर रात तक लगातार काम करना, बीच में कोई रेस्ट नहीं, अलग अलग घरों में जाके काम करना, इवन टॉयलेट जैसी बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलती, ओवर टाइम के लिए कोई पैसा नहीं, हफ्ते के आखिर में छुट्टी नहीं मिलती, मिनिमम वेजेस भी मना कर दिए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है घर का काम करते करते उंगली कट गई, चोट लग गई, लेकिन छुट्टी के पैसे काट लिए जाते हैं। अगर ज़्यादा चोट लग गई तो कोई मेडिकल रिम्बर्समेंट नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं, और कई बार तो बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। जो बेसिक डिग्निटी एक ह्यूमन बीइंग को मिलनी चाहिए, वो बेसिक रिस्पेक्ट नहीं मिलती, बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। इवन उससे अच्छा तो कुत्ते से कई बार प्यार किया जाता है, लेकिन इंसान जो कि डोमेस्टिक वर्कर के तौर पे काम कर रहा है उसके साथ रूडली बिहेव किया जाता है। तो ये सारी खराब वर्किंग कंडीशंस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ लॉज टू प्रोटेक्ट राइट्स। देखो हमारे देश में ना कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए अलग से एक्ट है, दूसरे वर्कर्स के लिए, फैक्ट्रीज के वर्कर्स के लिए अलग से एक्ट है, फैक्ट्री वर्कर एक्ट, लेकिन डोमेस्टिक वर्कर्स के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कानून नहीं है। बिल आया था 2008-2010 में, डोमेस्टिक वर्कर्स रजिस्ट्रेशन सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल, लेकिन पास नहीं हो उसका। इसके बाद नेक्स्ट है इश्यूज इन इंप्लीमेंटेशन। देखो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है, इस एक्ट के शेड्यूल में डाल दिया गया डोमेस्टिक वर्क को भी, लेकिन कभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया सभी स्टेट्स के द्वारा। 13 राज्यों और यूटी ने इंप्लीमेंट किया इस चीज को कि डोमेस्टिक वर्क के लिए भी मिनिमम वेजेस होने चाहिए, लेकिन जिन राज्यों ने इंप्लीमेंट किया उन राज्यों में भी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। पॉइंट समझे? सभी राज्यों ने तो इंप्लीमेंट नहीं किया कि डोमेस्टिक वर्क के लिए भी मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए, और जिन राज्यों ने इंप्लीमेंट किया वहां पे भी कोई प्रॉपर इन्फोर्समेंट, प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है। नेक्स्ट, इनसफिशिएंट डेटा। डोमेस्टिक वर्कर्स से संबंधित ना डेटा बहुत इनसफिशिएंट है।
अलग अलग एजेंसीज अलग अलग दावा करती हैं कि देश में टोटल डोमेस्टिक वर्कर्स हैं कितने। जैसे कुछ एजेंसीज बोलती हैं 5 मिलियन है, कुछ तो 60 मिलियन भी बोल देती हैं। इतना डेटा वेरी करता है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल प्लेसमेंट एजेंसीज। अब देखो वो एजेंसीज जो डोमेस्टिक वर्क दिलवाती हैं कई बार वर्कर्स को, ये एजेंसीज खुद ही रजिस्टर नहीं होती, इनफॉर्मल ढंग से काम करती हैं, कमीशन ले लेती हैं डोमेस्टिक वर्कर्स से काम दिलवाने के लिए, और बाद में जब उनको बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है ये एजेंसीज कुछ मदद नहीं करती। बहुत बार ये एजेंसीज ट्रैफिकिंग करके वर्कर्स लाती हैं हमारे देश के पिछड़े इलाकों से, जैसे बिहार से या फिर नेपाल से, असम से। नेक्स्ट, नेग्लेक्ट ऑफ डोमेस्टिक लेबर राइट्स। वही पॉइंट, इंडस्ट्री वर्कर्स के लिए एक्ट है, बाकी वर्कर्स के लिए अलग अलग एक्ट है, लेकिन डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए कोई स्पेशल एक्ट नहीं है। नेक्स्ट, पुअर यूनियनाइजेशन। देखो कम से कम फैक्ट्री में, कंपनी में, सरकारी जॉब में एम्प्लॉइज अपनी यूनियन बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, लेकिन डोमेस्टिक वर्कर्स की यूनियन रेयरली आपने देखी होगी। अगर होगी भी तो पूरी तरह से इनएक्टिव होगी, नाम नाम के लिए होगी। डोमेस्टिक वर्कर्स अगर एकजुट हो जाए ना तो वो अपनी मांगे मनवा सकते हैं एम्प्लॉयर से, लेकिन रेयरली आप इनके बीच में ग्रुप या यूनियन देखोगे। क्या स्टेप्स सरकार की तरफ से लिए गए हैं? सरकार ने देखो कुछ काम अच्छे किए हैं, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, 1 साल में 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है। बीमार होकर कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उस परिवार को, तो डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए ये एक्सटेंड किया गया है। ई श्रम पोर्टल, यहां पर 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ने अपने आप को रजिस्टर करवाया है, ताकि कल को सरकार इनको कोई लाभ देना चाहे, कोई किसी स्कीम का बेनिफिट देना चाहे तो आसानी से दे सके। नेक्स्ट पॉइंट, जो एम्प्लॉयर्स है ना उनसे वॉलंटरी प्लेज लिया जा रहा है, शपथ पत्र, कि वो डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए अच्छी वर्क कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे। सबसे लास्ट में यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने अपने आप में पहला ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स करवाने के लिए हरी झंडी दिखाई। लेकिन देखो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए? सबसे पहले ना पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। जैसे देखो इतने साल से ये बिल पेंडिंग है डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए। क्यों पेंडिंग है? क्यों नहीं कानून बनाते? डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए कानून बनना चाहिए ना, पेंडिंग है बिल इतने सालों से। नेक्स्ट, डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए ना जो वेजेस हैं वो स्टैंडर्डाइज नहीं है। उसका रीजन ये भी है, देखो डोमेस्टिक वर्कर्स ना कई बार 1 घंटा काम करते हैं, किसी घर में आधा घंटा काम करते हैं, किसी घर में 2 घंटा काम करते हैं। तो सब कुछ ना डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है। और आपको पता है हमारे देश में बेचारे वर्कर्स ज़्यादा हैं तो उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। काम की आवश्यकता है, कायदे से वो काम 500 रुपये का है, लेकिन जरूरत है किसी बेचारे को तो उसको 100 रुपये में वो काम करने के लिए बहुत बार मजबूर कर दिया जाता है। तो ना सरकार स्टैंडर्डाइज करे टाइप ऑफ वर्क एंड वेजेस। तीसरा, माइग्रेंट वर्कर्स से संबंधित जो डेटा है ना वो इंप्रूव होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं ना वो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं। इस मामले में देखो विभिन्न स्टेट्स के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन हो सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट एक मॉडल लॉ कानून बना सकती है, मॉडल लॉ, जिसको विभिन्न राज्य फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, सरकार डोमेस्टिक वर्कर्स की वेलफेयर के लिए नेशनल पॉलिसी ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स बनाए और गाइडलाइंस जारी करे। लास्ट पॉइंट, देखो बहुत सारे डोमेस्टिक वर्कर्स तो ऐसे होते हैं जिनको बहला फुसला के ट्रैफिकिंग करके लाया होता है देश के गरीब इलाकों से। वैसे सरकार ने एक इंटीग्रेटेड नेशनल प्लान ऑफ एक्शन अगेंस्ट ट्रैफिकिंग तैयार किया है और गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स भी इस्टेब्लिश की हैं ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। लेकिन एक तो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन की आवश्यकता है और लेबर ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन की आवश्यकता है, ऐसा पॉइंट दिया जाता है वे फॉरवर्ड में। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए डोमेस्टिक वर्कर्स से संबंधित। आपके पास भी कोई पॉइंट या कोई एक्सपीरियंस है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। चलते हैं आगे। इसके बाद क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। देखो आज 2 मेंस के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो देखो फ्यूल वर्सेस फूड डिबेट से संबंधित, और दूसरा क्वेश्चन आपको आज अटेम्प्ट करना है डोमेस्टिक वर्कर्स से संबंधित। दोनों क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं 150 वर्ड्स में। छोटे क्वेश्चंस हैं, 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और 150 वर्ड्स में दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। तो pwonlyas.com पे जाके आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो।
तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कैसी लगी डिस्कशन आपको, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगी। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।